नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद को पढ़ रहे थे। संसद में लोकसभा और राज्यसभा से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उनको हम कर रहे थे और उसकी पहली वीडियो जो हमने पिछली वीडियो डाली है उसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हमने किए थे। आज हम 50 से 100 करेंगे। लगभग ये 250 क्वेश्चन की सीरीज होगी जो कि भारतीय संसद को कवर करेगी। यहां से जितना इसमें आ जाएगा वो पीसीएस के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान। तो यूपी को कहां पर? राज्यसभा में। यहां राज्यसभा की बात हो रही है, लोकसभा की नहीं। तो राज्यसभा में यूपी को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, जो यूपी है आपका, उसकी कितनी सीटें हैं जो दो राज्यों की सीटों को मिलाकर बनती हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ये ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम देखें, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 11 और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में राज्यसभा में 16 सीटें हैं और गुजरात में 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बात की जाए तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और कर्नाटक में 12 सीटें हैं। इस तरीके से ये राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में 31 सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं। तो अब बताइए इसमें से कौन सी दो ऐसे राज्य हैं जो यूपी की सीटों के योग के बराबर हैं? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 19 और 12 यानी 31, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र में 19 और कर्नाटक में 12, तो इन दोनों को मिलाकर 31 यानी यूपी के बराबर है। और मोटा मोटा अंदाजा आप ये लगाइए, जैसे हमने यूपी के लिए कहा था तो यूपी में सर्वाधिक सीटें 31 हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं और इसके बाद बिहार में 16 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं। तो इनको आप याद रखना है। जो अधिकतम सीटें कहां, ये राज्यसभा की हैं। लोकसभा की मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए भारत में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा मिली है और सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 83 के तहत होता है। और इस 83 में यह लिखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो आपको ये याद रखना है, राज्यसभा के सदस्य की बात हो रही है, यानी मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भी अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और एक बात लिखी है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कब? प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो राज्यसभा के बारे में आपको जानकारी मिली कि 83 आर्टिकल में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है रिटायर इनके हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा के उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आईएएस 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया, देखिए यूपी में 31 है राज्यसभा की सीटें। महाराष्ट्र में है 19 सीटें। इसके बाद तमिलनाडु में जो है 18 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो
बिहार में 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर 16 सीटें हैं। इसके अलावा गुजरात के साथ साथ में मध्य प्रदेश, इसके साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में जो है 11-11 सीटें हैं। 11 इसके पास हैं, 11 इसके पास, 11 इसके पास। तो ये जानकारी अगर आपके पास है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो यहां कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में 16 ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र ये सुमेलित है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हमारा होगा ए, ऑप्शन ए, क्योंकि पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन जो मैं यहां करा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसके साथ हम कुछ नॉलेज और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चनों को भी टैकल कर सकें। तो चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। देखिए फिर आ गया अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 83 के सब क्लॉज हैं 1, 2, 3, उनको अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 83 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा और ये सदस्य कौन से होंगे, साहित्य के हों, कला के हों या विज्ञान के क्षेत्र के हों, इसके अलावा समाज सेवा से हों। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। सबसे कम की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए यहां, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। देखिए ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आपको अधिकतम की अभी मैंने संख्या बताई थी आपके, वो याद कर लेना। फिर न्यूनतम की आपके पास भी संख्या होनी चाहिए। तो यहां देखेंगे हम, झारखंड के पास 6 सीटें राज्यसभा की हैं, छत्तीसगढ़ के पास 5 सीटें राज्यसभा की हैं, जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें राज्यसभा की हैं और हिमाचल प्रदेश के पास 3 सीटें राज्यसभा की हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा के लिए इनमें से सबसे कम, यानी कि सबसे कम कौन से हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि सरकार जो है राज्यसभा में पराजित हो जाए, यानी कि कोई भी विधेयक को पास नहीं करा पाए और पराजित हो जाए, यानी कि उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो सरकार होती है हमारी मुख्य रूप से लोकसभा से बनी होती है और लोकसभा के प्रति वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो लोकसभा में ही अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तभी सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्यसभा में ऐसा होता है तो इनमें से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसे त्याग पत्र देने की आवश्यकता है, ना ही संसद भंग होगी, ना ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो राज्यसभा में अगर कोई भी पराजित होता है तो उससे कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए एकांतिक शक्ति, देखिए यहां एकांतिक आ गया, कभी आएगा एब्सोल्यूट, कभी आएगा आत्यांतिक। इसका मतलब यह है कि ऐसी शक्ति जिसपे एकाधिकार किसका हो, राज्यसभा का हो। किसका हो, राज्यसभा का हो। तो ऐसी शक्ति 2 हैं जो आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 में यह कहा गया है कि यदि राज्यसभा चाहे तो वह संसद को यानी लोकसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सहमत कर सकती है।
तो इसके लिए केवल कौन परमिशन देगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति हो गई। दूसरा है कि यदि राज्यसभा को लगता है कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है, अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है, तो इनका नया सृजन अगर कोई करना चाहता है तो उसकी शक्ति भी किसके पास है? 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के पास। तो इस तरीके से तो पहला ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बिल्कुल सही है, ये एकांतिक शक्ति है इसके पास। आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ ये भी करते हैं, लोकसभा भी करती है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये तो कर ही नहीं सकती है। अपने सभापति को पदस्थ करना, सभापति को भी अपदस्थ करने के लिए लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए। तो एक ये वाला ऑप्शन यानी कि जो 312 वाला यहां पर दिया हुआ है, 249 भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को भंग, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन होगा तो भंग तो हो ही नहीं सकती, और भंग नहीं हो सकती तो क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ना राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना उपराष्ट्रपति कर सकते हैं, ना ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, कोई नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये स्थायी सदन है। आगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमें यह ज्ञात करना है कि सही कौन सा है। पहला, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया कि 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है, 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। इसके आधे सदस्य, बिल्कुल आधे सदस्य नहीं होते। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये आधे भी नहीं है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3, यहां पे 3 लिख गया, यहां 2 होता जो ऊपर में है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अगर करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं और ऐसे भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां से पूरा ओवरऑल आपका तैयार हो रहा है। अगला, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया, पूछा भी जा सकता है, एक स्टैटिक फैक्ट है, इसको याद रखना आप। कौन थी? नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई या नामित हुई। आपको अभी मैंने बताया अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से आते हैं। साहित्य का हो सकता है, कला से हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है, या फिर समाज सेवा से। तो समाज सेवा से। तो जो अभिनेत्री हैं वो कला के क्षेत्र से आती हैं, खेल भी इसी में शामिल होता है, तो सचिन तेंदुलकर भी बने थे। तो कला क्षेत्र से अभिनेत्री का नामांकन हुआ था, कौन थी वो? नरगिस दत्त, जो सबसे पहली अभिनेत्री थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है भैया। अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, और जब स्थायी सदन है तो उसका कार्यकाल तो हो ही नहीं सकता। कार्यकाल क्या है? नहीं होगा। और ये वाली बात अगर तुम पढ़ लो कि 6 वर्ष, ये 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। किसका? सदस्य का, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष का होता है। तो आंसर हमारा होगा क्या? डी। ये समाप्त होने का विषय ही नहीं है, क्योंकि इसका कार्यकाल समाप्त होगा ही नहीं। तो ऑप्शन में क्या आंसर रहेगा हमारा? डी। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अगला, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों? अभी मैंने फिर बताया आपको, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। अनुच्छेद 83, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो सकती, है ना।
समाप्त नहीं हो सकती, यानी विघटन इसका नहीं हो पाएगा। तो सभी सदस्य आजीवन रहते नहीं, सदस्य तो 6 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। इसके विघटन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये सही है, इसका विघटन नहीं किया जा सकते। इसके कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष, बात सही है ये, लेकिन स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। तो इसका आंसर बी होगा। आप इसको याद रखिएगा, बी और सी दोनों सही है, कभी मत लगाना आप, है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सी ऑप्शन भी ठीक है, लिखा सही है, लेकिन स्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसका आंसर केवल बी ऑप्शन से होगा। आगे, किसी संसद भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन करती है, यानी प्रशासन पर नियंत्रण करती है। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कैसे कंट्रोल करती है सरकार के ऊपर? तो वो समितियों के माध्यम से करती है। वो क्या करेगी? लोक लेखा समिति बनाएगी, वो प्राक्कलन समिति बनाएगी। तो ऐसी समितियों का निर्माण करके क्या करती है? वो नियंत्रण करती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से बिल्कुल सही। विभिन्न मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से नहीं, संसदीय समितियां आ गया तो इसमें सारी समितियां शामिल हो जाती हैं। ऑप्शन ए ज्यादा सही है। प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, बिल्कुल गलत। कार्यालय को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर, ऐसा भी नहीं है। पहला ऑप्शन जो संसद का है वो ज्यादा सुटेबल है। तो इसका आंसर ही होगा क्या? ए। अगला, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 83, फिर दोबारा से पढ़िए, कितनी बार पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। 83 में राज्यसभा स्थायी सदस्य है, राज्यसभा स्थायी सदन है, सदन स्थायी है, लेकिन इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए आते हैं, 6 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। तो 2 वर्ष बाद क्या है? रिटायर हो जाते हैं। अब पूछा गया कि राज्यसभा के सदन, इन सदस्यों का चुनाव जो होता है, चुनाव राज्यों की विधानसभाएं, राज्य की विधानसभा के कौन? राज्य की विधानसभा, जिनको एमएलए आप कहते हैं, है ना, वो सॉरी एमएलए एमपी जैसे होता है, वैसे ही राज्य के विधानसभा में भी सदस्य होते हैं जिन्हें हम विधानसभा के सदस्य कहते हैं, है ना। तो एमएलए साहब, तो ये विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? राज्यसभा की विधानसभाओं द्वारा, राज्यसभा की विधान परिषदों द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा। राज्यसभा की विधानसभा, प्रधान परिषद दोनों ये। तो ऑप्शन क्या होगा? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, उसमें भी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, इसका आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ऐसे होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? देखिए, राज्यसभा राज्य सूची का विषय है। कौन सा है? राज्य सूची का विषय है। इस पे सामान्यतः कानून कौन बनाता है? राज्य बनाएंगे। लेकिन 249 आर्टिकल मैंने आपको अभी बताया था, उसमें राज्यसभा को यह पावर दी गई है कि यदि राज्यसभा देश के लिए उचित समझे तो संसद को भी राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने के लिए कह सकती है। तो यहां पर यह पूछा गया राज्य सूची के विषय में संसद की शक्ति के बारे में कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, बिल्कुल सही है, तभी वो है राज्यसभा क्या करेगी? संसद की शक्ति के आधार पर बनाने के लिए पारित करेगी। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा यह संकल्प पारित करना होगा। अनुच्छेद 249 में यही कहा गया है कि 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा ये पारित कर दे कि भारत के राष्ट्रीय हित में यह जरूरी है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो उसे पावर मिल जाती है।
ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है कि वो राज्यसभा ही ये ऐसा कर सकती है और संसद को ये शक्ति दे सकती है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऐसी अगर कोई विधि संसद बनाएगी जिसमें राज्यसभा ने ये कहा हो उससे कि ये राज्य सूची का विषय है, आप बनाइए क्योंकि ये भारत के हित में है, तो वैसी विधि या तो पूरे भारत में लागू की जा सकती है या किसी भाग में भी लागू की जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने, विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा विधि नहीं बनाएगी। राज्यसभा विधि बनाने के लिए संसद को कहेगी। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह पावर दी गई है कि वो ये कहे कि भारत के राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए। तो केवल राज्यसभा नहीं बनाएगी, इसमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होंगी, लेकिन राज्यसभा ये पहले पारित करके बताएगी कि इसके लिए बनाना जरूरी है। आगे राज्यसभा में, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्वेश्चन पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये आंसर डी होगा इसका, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी। आगे चलते हैं। अगला, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है, बहुत बार बताया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व क्या है, दिया गया है। प्रत्येक राज्य को बराबर बिल्कुल नहीं दिया गया, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में नहीं, उनके राजस्व के अनुपात में भी नहीं दिया गया। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा है। पहले आप ये समझिए, अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की। इस धन विधेयक होगा या नहीं होगा यह निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर धन विधेयक को, तो आंसर होगा क्या, बी ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। इसको आप याद रखिएगा। अब एक और बात समझ लीजिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक क्या विधेयक होंगे, पहली बात, यदि कोई कर में बढ़ा दे कर को या घटा दे, ऐसा विधेयक भी धन विधेयक होगा। दूसरा, संचित निधि पर, भारत की एक निधि है जहां से पैसा निकाला जाता है, संचित निधि, संचित निधि पर कोई भार बढ़ाए या भार को घटाए, वो भी कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। चौथा, ठीक है ना, व्यापार में अगर कोई वृद्धि या व्यापार से संबंधित कोई बढ़ोतरी या घटोतरी के लिए कोई भी कर आगे लगाए या घटाए तो भी होगा। तीसरा होगा ये, लेकिन अगर कोई जुर्माना लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, दंड लगाया जाए, तो ये धन विधेयक का पार्ट नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो धन विधेयक 110 में है, जिसमें कर में वृद्धि हो, कमी हो, संचित निधि में वृद्धि कमी करने का हो, व्यापार में वृद्धि करी, लेकिन जुर्माना और दंड अगर कोई लगा रहा है तो वो धन विधेयक का पार्ट नहीं होगा। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को आप समझे अच्छे से। अब देखिए एक नई बात और समझ लीजिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा, ये बात ध्यान रखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा, और जब पास होके आएगा तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा, हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? ये लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश करने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जब भेजा जाएगा तो राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन का समय मिलेगा, वो या तो इसको सेम पास कर दे या अगर उसे लगता है कि कुछ संशोधन जरूरी है तो सुझाव दे। राज्यसभा कोई संशोधन इसमें नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है।
वो लोकसभा में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद अगर कोई विधेयक पास होके आ गया और राष्ट्रपति लास्ट में हस्ताक्षर उस पर करेगा, वो बाध्य होगा, उसको वो वापस नहीं कर सकता। ये चीजें धन विधेयक से संबंधित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतलब ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मैंने जब आपको क्लास पढ़ाई थी तो एक बात बताई थी कि राज्यों का अगर नाम परिवर्तन वगैरह करना हो, राज्यों में कोई संशोधन करना हो, तो भी राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है। धन विधेयक की बात अगर आए, अभी मैंने बताया, तो भी राष्ट्रपति की आवश्यकता है। इसके बाद अगर राज्यों में कोई भी घटना बढ़ना तो, और धन विधेयक। तो अब देखते हैं, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर बिल्कुल आवश्यकता है पूर्व अनुमति की राष्ट्रपति की। ऐसा कराधान जो विधेयक जिसमें राज्यों का निहित हो। देखिए कराधान आ गया, कराधान का मतलब टैक्सेशन की बात हुई, टैक्सेशन मतलब धन विधेयक, तो बिल्कुल आएगा ये भी। राज्यों की सीमा में फेरबदल, राज्यों में भी कमी करना या बढ़ाना, ये भी जरूरी है, तो ये भी आएगा। धन विधेयक पर उपरोक्त कथनों पर विचार करने हेतु बिल्कुल धन विधेयक भी इसमें शामिल होगा। तो ये चीजें दो ही हैं, लेकिन इसको 4 जगह लिख दिया गया तोड़कर। इस तरीके से अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर इसका होगा 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसमें सभी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक सर्वप्रथम केवल और केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाएगा। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी नहीं, केवल लोकसभा में। ये लोकसभा की एकांतिक पावर है। धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत। यहां तो किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। देखिए भारत में संसदीय समितियां बनती हैं जिसमें लोक लेखा समिति बनती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये 22 सदस्यों में से अगर बात करें तो 15 राज्यसभा के और 7 लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो आंसर सी होगा। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा बिल्कुल नहीं। तो इसको आप ध्यान रखना। जब लोकसभा का अध्यक्ष लोक सेवा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करेगा या नियुक्ति करेगा, तो ये परंपरा चली आ रही है, ये विपक्ष का ही कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष सामान्यतः बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि विपक्ष का ही होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः हमारा जो परंपरा चली आ रही है, लोकसभा अध्यक्ष यही कोशिश करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्ष का कोई व्यक्ति हो। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? स्टैटिक क्वेश्चन। जनजाति की बात करें तो पीएस संगमा, पहली महिला की बात करें तो मीरा कुमार, पहले अगर बात करें तो जीवी मावलंकर। तो 3 चीजें याद रखना, जीवी मावलंकर ये जो है पहले थे, और जिन पे जिनको हटाने की प्रक्रिया भी चालू हुई वो भी ये पहले ही थे। उसके बाद मीरा कुमार की अगर बात करें, ये महिला थी जो पहली फर्स्ट वुमेन थी, अध्यक्षों की बात करी जाए। और पीए संगमा जो है जनजातियों के, यानी कि जनजातीय परिवार से आते थे, वो ये लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो इसी में क्वेश्चन यही पूछा गया था। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। और इसको आप अभी यहां देखिए, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 ये कहता है
कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू कराने के लिए संसद विधि बना सकती है। बिल्कुल सही, विधि बना सकती है और इसके लिए कोई परमिशन किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से। सहमति की आवश्यकता ही नहीं है। बहुसंख्यक राज्यों की सहमति, बिल्कुल गलत। संबंधित राज्यों की नहीं, बिना किसी राज्य की सहमति से। अनुच्छेद 253 याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय संधि कानून, अंतरराष्ट्रीय, जैसे हम यूएन में कोई बात करके आते हैं, पर्यावरण के लिए कोई भारत बाहर बात करता है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, उस मंच पे जो भी विधि बनाने के लिए भारत से कहा जाता है तो संसद उसकी विधि बना सकती है। 253 में यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए भारत की संसद बिना किसी परमिशन के, किसी भी राज्य की सहमति के बिना ही कानून बना सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अगला, चीन की संसद जानी जाती है, तो चीन की संसद नेशनल पीपल कांग्रेस होती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है। स्टैटिक क्वेश्चन है, कभी कभार आते हैं, वैसे सामान्यतः नहीं आते। तो आपको याद रखना है, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, जापान की संसद को क्या कहते हैं, भारत की संसद क्या है, ब्रिटेन की क्या है और अमेरिका की। इन सभी देशों की आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, ये स्टैटिक क्वेश्चन था, वनडे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्यसभा यदि भारत के लिए उचित समझे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान कर सकती है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एकांतिक शक्ति देता है, केवल राज्यसभा के पास है कि वो यदि उचित समझे तो 2/3 बहुमत से पास करके संसद को विधि बनाने की शक्ति दे सकती है। कहां, राज्य सूची के विषय पर। कहां पर, राज्य सूची के विषय पर। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 249, बिल्कुल सही। 250 में क्या है, 250 में राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो तो संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। 252 अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। अनुच्छेद 253 आपको अभी मैंने बताया। अनुच्छेद 253 में यह कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है या विधि बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। तो इसको आप याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 249। ठीक है ना, ये नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है। देखिए, फिर देखिए एक बार, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक होगा या नहीं होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो ये तय करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। जब ये केवल शुरुआत में लोकसभा में ही पेश हो सकता है, लोकसभा पेश होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अधिकतम इसको 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद राज्यसभा को ये पास करके भेजे या फिर अपनी कोई भी सुझाव देना चाहती है वो भेजे, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, याद रखना। तो 14 दिन तक रोका जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाएगा। जब धन विधेयक पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य होगा इस पर साइन करने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीजें मेन थी इसमें। तो इसका आंसर क्या हुआ, 6 महीने बिल्कुल नहीं, 1 महीने बिल्कुल नहीं, 14 दिन, हाँ ये बात सही है, और 4 महीने भी नहीं। ठीक है ना, तो धन विधेयक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लीजिए। एक और चीज धन विधेयक में होगा क्या, कर से संबंधित कम और ज्यादा करे, संचित निधि से कोई बात हो कम ज्यादा हो, व्यापार से संबंधित कोई बात हो कम ज्यादा हो, लेकिन क्या, जुर्माना, दंड,
समन शुल्क, समन शुल्क मतलब जुर्माने को ही कहते हैं समन शुल्क, ये अगर उसमें होंगे तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, धन विधेयक में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सब मैंने आपको बता दिया। आगे, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया जीवी मावलंकर पहले ही थे, और पहले ऐसे भी थे जिनके विरुद्ध प्रस्ताव आया। उसके बाद मीरा कुमार की अगर हम बात करें तो मीरा कुमार प्रथम महिला थी, और अभी पीए संगवा जनजातीय क्षेत्र से आते थे, तो पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आंसर होगा इसका जीवी मावलंकर, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। आगे चलते हैं, अगला, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो दो ऑप्शन हैं, वो स्वयं त्यागपत्र दे दे या फिर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से पास कर दें कि भाई इसको हटाओ, तो ये हट जाएगा। लेकिन स्वयं अगर वो इस्तीफा देना चाहता है तो अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि वो इस्तीफा अपना लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसका लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या देगा? ये अपना इस्तीफा देगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य है? देखिए, जब नई लोकसभा चुन के आती है, नई लोकसभा जब चुन के आएगी लोगों की, तो इनमें से कोई एक वृद्ध व्यक्ति, ये अधिकतर यही परंपरा है कि जो सबसे सीनियर होगा उसको राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति क्या है? प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे, प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। और ये प्रोटेम स्पीकर का काम होगा कि ये जो सदस्य चुन के आए इनको शपथ दिलाना, केवल एक काम उसका होता है। तो यहां क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या कर्तव्य है? तो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही नहीं करेगा। सदस्यों को शपथ दिलाना, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा, सदस्यों को शपथ दिलाना। स्थानापन्न के रूप में स्पीकर का कार्य करना नहीं होगा। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना, और नहीं, बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या होगा? सदस्यों को शपथ दिलाना। तो याद हुआ, प्रोटेम स्पीकर अधिकतर सीनियर व्यक्ति को बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का काम है शपथ दिलाना, किनको? लोकसभा के सदस्यों को। आगे चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट को हम निर्णायक वोट भी कहते हैं। क्या? निर्णायक यानी कि डिसीजन वाला वोट। निर्णायक वोट कब दे सकता है? निर्णायक वोट तब देगा कोई विधेयक 50-50% पर रुक गया हो, मतलब दोनों साइड से हाँ करने वाले और ना करने वाले दोनों साइड में बराबर हो गए हो वोटों की संख्या, तब जो है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है अपना कास्टिंग वोट का क्या करता है? प्रयोग करता है, यानी टाई की स्थिति में। ये कब नहीं दे सकता? जब इस पर कोई भी, जब इसके विरुद्ध इसे हटाने की कार्रवाई जब हो रही हो, जब इसको हटाने की कार्रवाई हो रही हो, तब ये कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं करेगा। ये सबसे पहले वोट दे लेगा, लास्ट में नहीं देगा। तो ये कास्टिंग वोट हमेशा लास्ट में दिया जाता है, जब बराबर या टाई की स्थिति हो। जब हटाने की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ, तो ये पहले ही वोट दे देगा अपना। क्यों? क्योंकि ये सदस्य है, उसका वोट इसका भी एक है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया में लास्ट में वोट नहीं देगा, कास्टिंग वोट नहीं देगा, ठीक है ना। तो वर्तमान सरकार को बचाने के लिए नहीं, संविधान में संशोधन के मामले में नहीं, आपातकाल के मामले में बिल्कुल नहीं। जब वोट बराबर हो और टाई होने की स्थिति हो, तब ये कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या लोकसभा अध्यक्ष अपने हटाने की प्रक्रिया में वोट देता है? बिल्कुल देगा, वोट देगा, लेकिन वो पहले ही दे लेगा, जब बराबर हो जाएंगे तब नहीं देगा। इसका याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसको इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं।
वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान, ये कब लिया जाता है? जैसे मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष हमें 12 महीने मिलते हैं, 12 महीने के लिए बजट पास हो गया और सारा पैसा हमने खर्च कर दिया। अब जब अगली साल आई तो पहला महीना जब आया तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बजट को पास होने के लिए समय कम है, मतलब समय ज्यादा लग रहा है। अब बजट को 2 महीने हो गए। अब भाई ये 12 साल के लिए पहले पास हुआ था, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ये तो खत्म हो गया। अब 2 महीने और ज्यादा हो गए, क्यों पास नहीं हो पाया? तो ऐसी स्थिति में सरकार ये कहती है कि भैया अभी काम चलाने के लिए तो कुछ दे दो, और कुछ देने का मतलब वही लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट दे दो। तो ये ऐसी स्थिति में लिया जाता है जब बजट पास होने की संभावना कम हो रही हो या बजट पास होने में देर लग रही हो और जरूरी खर्चे हमें करने हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार को वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से पैसा दिया जाता है 2 से 3 महीने के लिए। ठीक है ना? तो ये कब अनुमति कब देता है? सार्वजनिक ऋण लेने के लिए नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक से धनोदान लेने के लिए नहीं, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए नहीं, जब निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। आंसर क्या होगा इसका? निश्चित अवधि। निश्चित अवधि क्या होगी भैया? जब बजट पास होने में दिक्कत आ रही है, अभी बजट पास हो नहीं सकता, कुछ समय के लिए आपको पैसा चाहिए, 1 से 2 महीने के लिए आप ले लीजिए, तो निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से इसको कुछ पैसा मिल जाता है खर्चा करने के लिए। तो समझ में आया? तो वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान आपको समझ में आया? दोबारा से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इस साल के लिए कोई बजट पास हुआ और वो सारे पैसे लास्ट के दिसंबर 31 तक खत्म हो गए, यानी कि मार्च 31 तक खत्म हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मार्च तक चलता है हमारा। मार्च 31 तक खत्म हो गए। अब अप्रैल से उसे पैसे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ ये कि अप्रैल में वो पैसे नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बजट पास करने में समय लग रहा है। अब बजट पास करने में समय लग रहा है, वो संसद में समय लगता रहेगा। अब सरकार को कुछ पैसा खर्च करना है, कुछ चीजें उसकी चल रही हैं, तो ऐसे में वो क्या करेगी? निश्चित समय मांगेगी कि कुछ समय के लिए हमें भैया इतना पैसा दे दो, और ये पैसा जब हमारा बजट पास हो जाए उसमें जोड़ लेना। ऐसा होता है कि नहीं? पॉकेट मनी जब खत्म हो जाती है क्या होता है कि कोई एडवांस ले लेते हैं, कुछ उधार दे दो, मेरे पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये चीजें भी चलती हैं। तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान का प्रयोग किया जाता है। अगला, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष पहली बात तो चयनित होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चयनित होता है कहां से? लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इस अध्यक्ष में सामान्य वोटिंग होती है, मतलब एक एक वोट सब देते हैं तो अध्यक्ष बन जाता है। तो ये चयनित होता है और अपने सदस्यों में से होता है। हटाने की बात आती है तो स्वयं जो है इस्तीफा दे दे, या फिर यही सदस्य सामान्य बहुमत से कोई पारित कर दे तब ये हट जाएगा। तो अब आपको समझ में आया? एक तो ये बात हो गई। अब सवाल ये है कि ये हटेगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये 5 साल तक रहा, 5 साल के बाद क्या हुआ? लोकसभा तो भंग हो गई। अब नई लोकसभा जब आएगी तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, इसका भी याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक अध्यक्ष बना रहता है, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, स्पीकर के पद के विषय में है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं काम करता है। यह आवश्यक नहीं कि वो अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, बिल्कुल अपने सदन के सदस्यों में से ही उसका चुनाव होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके सदस्य होते हैं, इन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो ठीक है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा, सही पूछा गया है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो जब तक नई नहीं आ जाती तब तक वो उस पद पर बना देता है। यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 93 में ये व्यवस्था है भारत के संविधान में कि वो अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उसको देगा। और लेकिन अगर वो रहना चाहता है भंग होने के बाद भी, जब तक रहेगा तब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। अगला क्वेश्चन,
यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता। देखिए, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बजट अगर पास नहीं करा पाई कोई सरकार तो उसे क्या है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिए आप। तो और बजट यानी कि लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक के रूप में, तो लोकसभा में अगर वो पास ही नहीं हो पाए पेश करते समय तो फिर सरकार का रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कोई वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ये माना जाना चाहिए या ये सरकार को होना चाहिए कि वो त्याग पत्र दे दे। तो बजट में संशोधन का दोबारा पेश किया है नहीं, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को नहीं, संघीय वित्त को त्याग पत्र देने के संघीय वित्त मंत्री को नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद चली जाएगी, ये भी जाएगा पूरी जाएगी। तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना, समझ में आया। अगला 83, सामान्य वित्तीय विधायन के चरण। सामान्य वित्तीय विधायन का मतलब बजट के चरण। देखिए, बजट के चरण, सबसे पहले बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण। उसके बाद बजट जब प्रस्तुत होगा तो लोकसभा में उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा की जाती है कि भाई इन्होंने जो पेश किया है, जो पैसे मांग रहे हैं, क्या वो जरूरी है, देना चाहिए या नहीं। जब वो पास हो जाए, चर्चा करने के बाद क्या हो जाए, वो पास हो जाए, तो ये पास होने के बाद सरकार को विनियोग विधेयक पास करना पड़ता है पैसे निकालने के लिए। जैसे हम क्या होते हैं, घर में पहले कहते हैं कि मुझे 500 रुपए के ये जूते लाने हैं, पहले घर में एक प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी कि ये जूते जरूरी हैं कि नहीं हैं। उसके बाद चलो मम्मी पापा ने कह दिया हाँ अब ये जूते आएंगे। जब जूते आएंगे तो वो खुश होकर आराम से सोता है। फिर 2-3 दिन बाद क्या कहता है कि मुझे वो पैसे दे दो जो तुमने 2-3 दिन पहले कहा था कि जूते के लिए, तब वो एक विनियोग विधेयक पेश करता है। ऐसे ही सरकार की बात है, चर्चा होने के बाद जो बजट पास हो जाता है उसके बाद विनियोग विधेयक को पेश किया जाता है। तो विनियोग विधेयक पेश होने के बाद उसे पैसा निकालने के लिए परमिशन मिल जाती है, कहां से, संचित निधि से। संचित निधि से जो विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकलता है उसे हम वित्त विधेयक भी कहते हैं। तो वित्त विधेयक वाली ये प्रक्रिया चलेगी। तो सामान्य बजट मतलब जब स्थितियां सारी अच्छी हों तो पहले प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत के बाद चर्चा होगी, चर्चा के बाद विनियोग विधेयक आएगा, विनियोग विधेयक के बाद वित्त विधेयक आएगा। ये एक प्रक्रिया चलती है। अब देखिए यहां पर पहला बिल्कुल सही, उसके बाद बजट पर चर्चा, ये भी सही आएगा, ये भी, इसके बाद तीसरा आना चाहिए, इसके बाद पांचवा आना चाहिए। चौथा क्यों नहीं आएगा, अभी मैंने बताया था वोट ऑन अकाउंट। ये एक विशेष परिस्थिति है जब बजट पास होने में देर हो रही हो और स्पेशल काम के लिए कोई पैसा चाहिए, तभी ये पेश, हर साल नहीं होता, यानी सामान्य रूप से नहीं होता, ये कभी कभी होता है, तो इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 2 नहीं है इसमें, 1, 2, 3, 4, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा क्या, 1, 2, 3 और 5। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। समझ में आया होगा। अगला, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से कौन सा कथन सही है, उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। धन विधेयक, देखिए फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूं एक बार धन विधेयक को। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष यही डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होगा। जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को इस पे बाध्य है कि वो जो है साइन करे। धन विधेयक होगा कौन सा, जो कर में वृद्धि करे या कमी करे, जो संचित निधि में कमी करे या वृद्धि करे, जो व्यापार के लिए जो कर होता है उसमें कमी करे या बढ़ाए, है ना। ये तो धन विधेयक के पार्ट होंगे। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ये क्योंकि मैं पहले कई बार करा चुका हूं, है ना। इसके अलावा जो जुर्माना होगा, समन शुल्क होगा, दंड होगा, ये सब पार्ट जो है धन विधेयक, वित्त विधेयक के पार्ट, सॉरी धन विधेयक के पार्ट नहीं होते। इसको आपको याद रखना है कि ये धन विधेयक के पार्ट नहीं है। तो चलिए आगे,
धन विधेयक को प्रस्तुत करने से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल गलत। ये जो है कहां पे पेश होगा? लोकसभा में। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल गलत। यह लोकसभा में ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह भी गलत। यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह इसका आंसर होगा। अगला 85, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? आकस्मिक निधि देखिए 266 में दो तरीके की निधियां हैं, संचित निधि है ना, और इसमें एक है समेकित निधि। इसके अलावा अनुच्छेद 267 में एक है आकस्मिक निधि। कौन सी? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की बात यह है कि इसे खर्च करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और कब? संकट के समय, जब देश संकट में हो तो आकस्मिक निधि का पैसा खर्च करता है और इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति अपने आप दे देता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो संकट के समय। ठीक है ना, संसद की स्वीकृति के बाद स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती, व्यय नहीं कर सकते, ये भी गलत। संकट के समय इसको व्यय करते हैं। आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। लोकसभा का राष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष? यस, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वित्त सचिव? नहीं, वित्त मंत्री। फिर दोबारा से देख लीजिए, अंतिम और फाइनल। धन विधेयक से क्वेश्चन गलत नहीं है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, और धन विधेयक होगा या नहीं ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होगा। धन विधेयक पर राष्ट्रपति पारित होने के बाद बाध्य होगा कि वो साइन करे। ठीक है ना। अब सवाल है कि धन विधेयक होगा क्या? तो धन विधेयक होगा क्या जो कर में वृद्धि या कमी करे, वैसा कोई विधेयक धन विधेयक होगा। संचित निधि में कोई कमी करे या वृद्धि करे, वैसा विधेयक होगा। व्यापार के कर में कोई कमी या कमी वृद्धि करे, वो होगा। कौन सा नहीं होगा ये भी पता होना चाहिए। तो जुर्माना, दंड, शमन शुल्क, ये जो है धन विधेयक के पार्ट नहीं होंगे। तो आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से धन विधेयक समझ में आया होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना। अगला, भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष होता है। देखिए अभी मैंने बताया था लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो चयनित होता है। चयन कहां से होगा? जो लोकसभा के सभी सदस्य हैं वो आपस में सामान्य बहुमत के माध्यम से चयन करेंगे। और ठीक है ना, तो इसका ये चयन होता है। तो क्या आंसर होगा? मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल गलत। चयनित किया जाता है, बिल्कुल सही। निर्वाचित और नियुक्त ये होगा ही नहीं। तो ठीक है, समझ में आया होगा। 88 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है भाई, मैंने आपको धन विधेयक के कई क्वेश्चन करा दिए, इसको आप देखिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि ये आप वास्तव में कर पाएंगे या नहीं। चलिए मैं पढ़ाता हूं। ये IAS 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया नहीं। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही है डिसाइड करेगा कि कोई बिल जो है धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना या विचार हेतु भेजा जाना आवश्यक है। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया भी था कि 14 दिन के अंदर उसे भेजना होगा, नहीं तो वो कोई विचार उस पर अपना बताना चाहती है उसके माध्यम से भेज दे, लेकिन 14 दिन अधिकतम। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, बिल्कुल नहीं लौटा सकता। वो बाध्य है, वो साइन करेगा, वो क्या है, बाध्य है, लौटाएगा नहीं। तो क्वेश्चन ने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये कथन यही सही नहीं है, यही गलत है। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला 89, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? देखिए यहां क्वेश्चन में ये पूछा है कि लोकसभा को कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास नहीं है। हम ये भी पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा पे कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा पे नहीं है। तो देखिए धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास अनन्य शक्ति है कि धन विधेयक केवल यहीं पर जो है पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी ठीक। दूसरा, अगर आपसे बात की जाए कि उत्तरदायित्व के बात के संबंध में अगर बात की जाए कि उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है किनका? मंत्री परिषद का। तो मंत्री परिषद, अभी मैंने आपको ये बताया त्यागपत्र देगी तो कब? जब लोकसभा में पारित नहीं होगा धन विधेयक तब। तो मंत्री परिषद के प्रति इनका उत्तरदायित्व होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला राज्यसभा के पास है 249 में राज्य सूची के विषय पर संसद को यह कह सकती है कि वो कानून बना ले। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए केवल राज्यसभा ही प्रारंभ कर सकती है। तो ये इसके पास शक्तियां हैं, ये इसके पास हैं। हमसे पूछा गया है लोकसभा को, तो धन विधेयक वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये लोकसभा के पास शक्ति है, बिल्कुल सही। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में बिल्कुल सही, ये भी शक्ति इन्हीं के पास है। मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के, ये तो राज्यसभा के पास है, तो ये नहीं होगा। तो 1 2 3, तो ऑप्शन 1 2 3 बी में आपको मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष दो चीजें पेश की जाती हैं, सर्वेक्षण जिसको हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, और एक होता है बजट। बजट से पहले सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। सर्वेक्षण पुरानी साल के लिए होता है कि पिछली साल आपने क्या क्या किया, और बजट आगे के साल के लिए होता है कि आगे हम क्या क्या करेंगे। तो हमेशा सर्वेक्षण बजट से पूर्व पेश किया जाता है। तो आगामी वर्ष के बजट से प्रस्तुतिकरण से पूर्व, हाँ बिल्कुल सही, पहले ही पूर्व होगा। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुति के पश्चात, पश्चात नहीं होता। वित्त विधेयक के प्रस्तुति के पश्चात, बिल्कुल नहीं। और उसका बजट प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है, इससे जस्ट पहले इसको पेश करना आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संसद में लेखा के लिए वोट ऑन अकाउंट, ये वही है लेखांकन या वोट ऑन अकाउंट या फिर लेखानुदान। मैंने आपको बताया लेखानुदान जब लेती है सरकार, जब उसको ये लगे कि अभी बजट पास करने में समय लगेगा और खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो वो क्या करती है, पहले से ही कुछ उधार ले लेती है। भैया हमें बजट जब पास हो जाए उसमें से काट लेना, पहले हमें कुछ दे दो, हमें खर्चा करना है। तो बजट पास होने में जो समय लगता है उससे पहले के लिए जब, अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। बड़े कार्यक्रमों की वित्त की व्यवस्था करनी हो तो धन की आवश्यकता हो, कमी नहीं। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं है, और जब आशा नहीं है तो उस समय पैसे खर्चे की आवश्यकता है हमें, तो इसलिए ये वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। आगे, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? क्वेश्चन है कि कौन सी बात सही नहीं है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। बजट का जब निर्माण होता है तो बजट सरकार के विभिन्न विभाग अपने आप बना बना के भेजते हैं। संसद में तो इसे पेश किया जाता है, संसद का महत्व तो इसे पास कराने में है, ना कि बनाने में। तो निर्माण करना, बनाना एक अलग बात है और पेश करना अलग बात है, यानी पास कराना अलग बात है। तो ये कोई हाथ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल। अगर कोई कर बढ़ा रहे हो, आप आरोपित कर रहे हो, तो वो धन विधेयक हो गया, और धन विधेयक राष्ट्रपति की परमिशन से ही पेश किया जाएगा, उसकी परमिशन के बिना नहीं। तो ये बात भी सही है। तो शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल, सिफारिश के बिना नहीं है, सिफारिश उसकी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी सही हो गया।
संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब अगर आपको धन विधेयक पेश करना है तो राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। अब इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो आंसर तो भैया हमारा बी होगा। ये हमें पता गया, ये सही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। मैंने आपको निधियां बताई, 266 में 2 निधि हैं। एक है संचित निधि, जिस पर संसद नियंत्रण करती है। कौन करता है? संसद। एक है समेकित निधि, इस पर सरकार नियंत्रण करती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? संसद को समेकित निधि पर व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। जब नियंत्रण सरकार का है तो संसद क्यों करेगी? तो आंसर यही होगा कि ये गलत है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के मतलब संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, संसद के सचिव होते हैं, वो सभी इसमें क्या है? शामिल होते हैं। तो संसद के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष भी इसमें शामिल होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, अध्यक्ष राज्यसभा ये भी होंगे, और महासचिव लोकसभा, यानी कि सभी संसद के अधिकारियों में शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चारों। सामान्य क्वेश्चन था, इसको आप याद रखना कि संसद के लोकसभा का अध्यक्ष, संसद के अधिकारी होते हैं, उपाध्यक्ष भी, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष भी आता तो भी अधिकारी था। ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट जब पास होता है तो उसमें लेखा अनुदान, अभी मैंने आपको बताया, वो पास होता है। बजट में कटौती की जाती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये तो बजट के पास होने के संबंध में है। निंदा प्रस्ताव, किसी भी व्यक्ति की निंदा करने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाए तो इसका बजट से कोई संबंध नहीं है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अगर कोई देश में कोई ऐसी घटना हो जाए, उसमें ध्यान आकर्षित करना हो संसद का, तब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, तो इसका बजट से संबंध नहीं है। स्थगन प्रस्ताव, अगर जब हमें कोई भी चीज यानी कि कोई भी बैठक चल रही है उसको स्थगित करना हो तब इसका प्रस्ताव आता है। इसका मतलब ये भी संघीय बजट से। कटौती, अगर पैसे में कटौती करने का प्रस्ताव लाया जाए तो ये बजट से संबंधित होगा। तो कटौती प्रस्ताव क्या है? संघीय बजट से संबंधित है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? देखो, अगर धन विधेयक की बात हो तो ये तो केवल लोकसभा में ही आएगा, लेकिन अगर कोई सामान्य कानून बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, तो ये दोनों सदनों की पावर है, लोकसभा और राज्यसभा की। तो इसे कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में। संसद के किसी भी एक सदन में इसको पेश किया जा सकता है अगर कोई कानून है जो सामान्य विधेयक है, धन विधेयक नहीं है तो। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? देखिए, फिर मैं बात करता हूं 266 संचित निधि, फिर समेकित निधि, समेकित, इस पे संसद कानून बना, संसद जो है इस पे नियंत्रण रखती है, तो संसद की आवश्यक है इसके संचित निधि पर। इस पे सरकार, और अभी मैंने 267 भी बताई थी आपको, आकस्मिक निधि, इस पर राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो आप क्वेश्चन पूछा है कि संचित निधि से अगर धन निकालना है तो किसकी आवश्यक है? तो भारत की संसद की परमिशन बहुत आवश्यक है भैया। राष्ट्रपति की तो चाहिए हमें आकस्मिक निधि के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की चाहिए हमें समेकित निधि के लिए। तो ये भी गलत। सरकार यानी प्रधानमंत्री और संघीय वित्त मंत्री की कोई इसमें पावर नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आईएएस 2011 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2012 और 2015 दोनों में लगातार पूछा गया। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधित कर सकती है, शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल सही बात। राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है उसे अस्वीकार करे या उसमें कोई संशोधन करे। राज्यसभा क्या करती है? उसमें सुझाव भेज सकती है और 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, बस। यानी या तो 14 दिन तक पास रख ले या सुझाव भेज दे, उसके अलावा राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक पर। तो यहां लिखा हुआ राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने की
या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उसके पास शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? जो भी बजट की मांगे होती हैं, अनुदान का मतलब पैसे मांगना यानी बजट की मांगे, वो सारी लोकसभा से पास होती हैं। तो इसको कोई मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल ये पढ़ सकती है और सुझाव अपने भेज सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, बिल्कुल राज्यसभा में ये गलत हो गया। चर्चा आप कर सकते हो, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा आप करोगे, सुझाव आप दे दोगे और 14 दिन तक आप रोक लोगे, बस आप संशोधन नहीं करोगे, आप इसको जो है अस्वीकार नहीं करोगे। तो यही गलत हो गया, क्योंकि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो कौन से कथन सही हैं? तो कथन सही हैं, एक केवल एक नहीं, केवल 1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालना है तो किसकी नियंत्रण है? अभी आपको मैंने बताया था संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है, तो इसका नहीं होगा, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री नहीं। ऑप्शन डी आंसर होगा, इसका आंसर यहां पर संसद होना चाहिए था, संसद का नियंत्रण है। आप फिर देख लीजिए 266 में 2 निधियां हैं, संचित और समेकित, और है ना, इस पे संसद का और इस पे सरकार यानी कि प्रधानमंत्री। एक और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 267 आकस्मिक निधि, इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। किसका है? राष्ट्रपति। तो आप याद रखना, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यहां क्योंकि संचित निधि पूछा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? देखिए आ गया क्वेश्चन कि धन विधेयक में कौन शामिल नहीं होगा। देखिए कर से संबंधित उप विषय शामिल होंगे, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था 110 में क्या क्या है। तो कर से संबंधित होंगे, कर को बढ़ाना घटाना। उधार ऋण से संबंधित बिल्कुल होंगे, व्यापार में उधारी को घटना बढ़ना इससे संबंधित होंगे। संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से, बिल्कुल संचित निधि से भी जो पैसा निकालना है ले जाना है वो, और जो आकस्मिक निधि जो प्रधान राष्ट्रपति के पास है उसकी भी रक्षा, यानी कि उसमें पैसा डालने का काम भी क्या है? धन विधेयक के माध्यम से होता है। अब देखिए आ गया जुर्माना अर्थदंड से संबंधित बन, ये शामिल इसमें नहीं होते। बहुत मैंने आपको समझा के पढ़ाया, ये आंसर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, क्योंकि यहां पूछा गया कौन शामिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? वही बात फिर देख लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 के तहत यदि वो स्वयं हटना चाहे तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और वो देगा उपाध्यक्ष को। अगर वो स्वयं नहीं हटना चाहे और संसद के सदस्य उसको हटाना चाहते हैं तो संसद के सदस्यों को सामान्य बहुमत से संकल्प पारित करना होगा। ठीक है, तो इसको हटाना है भाई। अब लोकसभा को कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो कहा सामान्य, तो ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, ये सही हो जाएगा। बहुमत का मतलब यहां सामान्य बहुमत से जो पारित होता है संकल्प। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर होगा आपका बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो आशा करता हूं आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये काफी अच्छी जानकारियां थी इसमें, आप इसको बार बार देख लेना और यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आगे कई एग्जामों में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इसके काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी हमने केवल 100 किए हैं। तो संसद से सारे क्वेश्चन हम करेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में ये काफी अच्छा अनुभव रहेगा कि यहां से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो पेपर में हूबहू वैसे ही देखने को मिले। ठीक है, नमस्कार।